हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 22 के जो न्यूमेरिकल बाकी हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में 8 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि जब प्रतिरोध R1 को एक जनित्र से जोड़ा जाता है तो शक्ति 6P है। ठीक है, यदि R1 के श्रेणी क्रम में R2 प्रतिरोध जोड़ा जाए तो R1 में शक्ति 6 की मात्रा क्या होगी उसे ही बताना है। ठीक है, घट जाएगी कि बढ़ जाएगा कि वहीं रहेगा, ये ऑप्शन डी कह रहा है कि R1 व R2 के अनुपात पर निर्भर है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एक R1 हमारा प्रतिरोध है। ठीक है, क्या है? R1 प्रतिरोध है। ठीक है, और यह किसी जनित्र से लगा हुआ है। ठीक है, किसी सोर्स से लगा हुआ है। तो क्या कह रहा है ये कि जोड़ा जाता है तो शक्ति P क्षय होती है। ठीक है, जो हमारी शक्ति है वो क्या क्षय हो रही है? शक्ति P क्षय हो रही है। ठीक है, हमारा प्रतिरोध क्या है? R1 है। ठीक है, ये किसी सोर्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कह रहा है इसी में R2 प्रतिरोध, क्या R2 प्रतिरोध वो भी किस क्रम में? तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। तो कह रहा है इसमें शक्ति 6 यानी इस R1 में शक्ति 6 क्या होगा? ठीक है, शक्ति 6 क्या होगा? तो देखिए आपको पता है P बराबर क्या होता है? I² R होता है। ठीक है, अब देखिए हम R की बात करें तो ये R1 है और ये क्या है? R2 है। तो शुरू में हमारा R1 प्रतिरोध है तो उस समय चलिए जो धारा I आएगी उसकी बात करते हैं। इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी? चलिए I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब इसमें R2 प्रतिरोध जोड़ देंगे, वो भी किस क्रम में जुड़ रहा है? श्रेणी क्रम में जुड़ रहा है। किस क्रम में जुड़ रहा है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? प्रतिरोध जो होता है हमारा श्रेणी क्रम में क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा क्या होगी? धारा क्या होगी? घट जाएगी। धारा क्या होगी? घट जाएगी। तो जब धारा घट जाएगी तो हम निकालेंगे यहां से, तो देखिए यहां से इसको हम कांस्टेंट माने। ठीक है, तो P प्रोपोर्शनल क्या होगा? I होगा। P प्रोपोर्शनल I होगा, यानी धारा घटेगी तो शक्ति भी क्या होगा? घट जाएगा। शक्ति भी क्या होगा? घट जाएगा। तो जब हम R1 में R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो हमारा प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है। अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा क्या होती है? घट जाती है। धारा क्या हो जाती है? घट जाती है, क्योंकि प्रतिरोध ही क्या होता है? रुकावट उत्पन्न करना, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। तो यहाँ से प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा क्या होगी? घट जाएगी। और धारा घटेगी तो क्या होगा आपका? यहाँ से P प्रोपोर्शनल I है, यानी समानुपात में है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो यानी पहला घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो I क्या हो रही है? घटेगी, तो हमारा शक्ति भी क्या होगा? घटेगा। शक्ति भी क्या होगा? घटेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर ए को क्या कर लीजिए आप लोग? टिक कर लीजिए। बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये भी कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, कह रहा है कि जब प्रतिरोध 20 वाट और 100 वाट के दो बल्बों को, ठीक है, दो बल्ब हैं। ठीक है, दो हमारे क्या है? बल्ब हैं। एक ये बल्ब है और एक ये बल्ब है। एक हमारा है 25 वाट का और दूसरा कितना है? 100 वाट का। ठीक है, एक 25 वाट का है और एक कितना वाट का है? 100 वाट का है। कह रहा है कि दोनों को 220 वोल्ट पर कार्य कर रहा है, यानी ये जो दोनों बल्ब हैं किस वोल्ट पे कार्य कर रहे हैं? तो 220 वोल्ट सप्लाई पे क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि इनको श्रेणी क्रम में जोड़कर, ठीक है, इन दोनों बल्बों को क्या करिए? ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। पहला सिरा दूसरे बल्ब के पहले सिरे से, यानी पहले बल्ब का दूसरा सिरा दूसरे बल्ब के पहले सिरे से ऐसे जोड़ के इसका एक सिरे से तार निकाल दीजिए, इसके एक सिरे से, तो ये हो जाता है हमारा श्रेणी क्रम। ठीक है, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ के और 440 वोल्ट सप्लाई दे दिया जाए। ठीक है, 440 वोल्ट सप्लाई दे दिया जाए तो कह रहा है कि कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा? वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं, समझिएगा। वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, भी प्रोपोर्शनली होता है ना। वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो क्या होगा? धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आई है, यानी उसमें और उतने ही आवेश क्या होंगे? प्रवाहित होंगे। ठीक है, अब देखिए बल्ब फ्यूज कैसे होते हैं। ज्यादा सप्लाई आती है तो जो उसका फिलामेंट होता है वो गर्म होकर टूट जाता है, उसे ही तो हम लोग बल्ब फ्यूज कहते हैं। बल्ब फ्यूज हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट हो जाता है उसमें।
तो देखिए ज़्यादा हीट उष्मा उत्पन्न होगा, ज़्यादा सप्लाई आएगी, धारा का मान बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, प्रतिरोध का भी मान इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी जो फिलामेंट होते हैं पिघल के टूट जाते हैं। तो पिघलेंगे कब, जब फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो ज़्यादा हीट उष्मा उत्पन्न होगी, ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होगी, और ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होगी तो उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, और वो क्या होगा, पिघल के टूट के क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें 25 वाट का है और 100 वाट का है, तो ये मालूम करना पड़ेगा कि किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वहीं बल्ब क्या होगा, फ्यूज होगा, क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो वहीं क्या होगा, ज़्यादा चमक देता है। अभी हमने 4 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि कौन सा बल्ब ज़्यादा चमकेगा, ऐसे ही 40 वाट 100 वाट दिया था। ठीक है, तो जिसका क्षमता कम थी उसका प्रतिरोध क्या था, हम लोगों ने वहाँ से निकाला था P प्रोपोर्शनल 1/R, यही निकाला था ना, यानी P ज़्यादा होगा जिसका, उसका क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, और जिसका शक्ति क्या होगा, कम होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उष्मा यानी जो हीट होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा उत्पन्न होगी, और ज़्यादा उत्पन्न होगी तो उसका फिलामेंट गर्म होकर आपका ज़्यादा सप्लाई देंगे तो उसका फिलामेंट गर्म होकर क्या होगा, आपका टूट सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसी पे हो जाएगा सॉल्व, जो हम लोगों ने 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा कि आपको पता है कि ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो भाई ज़्यादा आवेश प्रवाहित होंगे, आवेश प्रवाहित होंगे तो उनसे ज़्यादा उष्मा निकलेगी, और ज़्यादा उष्मा किससे निकलेगी, जिसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो हमें वाट दिया है कि भाई इतने इतने वाट के बल्ब हैं, तो इससे हम प्रतिरोध को लगा सकते हैं इस वाले फार्मूले से कि किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो जिसका कम होगा उसका ज़्यादा होगा, जिसका ज़्यादा शक्ति होगा उसका क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 25 वाट वाला। ठीक है, इसका क्या है, P क्या है हमारा, कम है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो जब इसमें हाई वोल्टेज क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, तो इसका जो फिलामेंट है वो पिघल के क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्यूज, यानी ये जो बल्ब है फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, हमारा 25 वाट वाला। क्यों, समझ में आया है ना सारा प्रोसेस, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो हीट ये क्या करेगा, ज़्यादा उत्पन्न करेगा। अब हम लोग सप्लाई को भी क्या कर रहे हैं, देखिए 220 वोल्ट है तो उसका सीधा 2 गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, तो और ज़्यादा हीट उत्पन्न करेगा, जिससे जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, पिघल के टूट जाएगा। ठीक है, फ्यूज हो जाएगा। तो कौन सा होगा, 25 वाट वाला। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट कर देंगे, 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी को क्या कर लीजिए आप लोग, टिक कर लीजिए। बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो इतना नोट करिए आप लोग, और हम लोग सॉल्व करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें इसमें, कि 2 बल्ब जिनकी जानकारी 200 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब इन संयोजन को 220 वोल्ट के विद्युत प्रदाय से जोड़ा जाता है तो उनके द्वारा शक्ति को खपत होगी लगभग। ठीक है, उनसे जो शक्ति कितनी खपत होगी यही हमें बताना है। ठीक है, पी का मान क्या करना है, बताना है। कह रहे 2 बल्ब है। ठीक है, एक जो बल्ब है आपका कितने वाट का है, तो 200 वाट का है और 220 वोल्ट सप्लाई पे इसका काम कर रहा है। ठीक है, और एक जो दूसरा बल्ब है वो कितने वाट का है, तो वो है 100 वाट का, और उसका वो भी कितने पे, 220 वोल्ट सप्लाई पे कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इनको क्या किया जा रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ के, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ के, और क्या किया जा रहा है कि 220 वोल्ट से क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के। ये जो दोनों बल्ब हैं इसको क्या करिए, श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, और इसको एक 220 वोल्ट सप्लाई से क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। तो कह रहा है इनके द्वारा खपत जो होगी, खपत आपकी जो शक्ति होगी, ठीक है, द्वारा शक्ति की खपत कितनी होगी यही हमें बताना है, कि इन दोनों बल्बों द्वारा जो P का मान है यानी कितनी शक्ति क्षय होगी हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका V का मान दिया है और P का मान दिया है। ठीक है, दोनों बल्बों में किसके किसके मान को दिया है, PV को। ठीक है, P/V ऐसे ही आपको लिख के देता भी है। ठीक है, तो इतना दिया है वैल्यू आपको, कि एक जो है कितने वाट का है, 200 वाट का, वोल्टेज आपका कितना है, 220। कितने वाट का है, 100 वाट का, वोल्टेज कितना है, 220। ठीक है, तो हम इससे पहले बल्ब और दूसरे बल्ब की शक्ति निकाल लेते हैं, सॉरी प्रतिरोध निकाल लेते हैं, क्योंकि हम फार्मूला लगाएंगे P = V²/R। ठीक है, इसी से हम शक्ति निकालेंगे। ठीक है, इसी से शक्ति, और इसी फार्मूला का यूज कर, क्योंकि इसका और इसका मान दिया है तो हम R का मान निकाल सकते हैं।
क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो प्रतिरोध इसका बढ़ेगा ना। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका प्रतिरोध कितना है, इसका प्रतिरोध कितना है, फिर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध निकालेंगे, फिर यही फार्मूला यूज करके हम इसका शक्ति क्षय निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं जो पहला बल्ब है। ठीक है, ये जो पहला बल्ब है इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो इसी फार्मूले से V²/R है, तो R यहाँ पे जाएगा तो P यहाँ पे चला आएगा, तो R बराबर का फार्मूला बनेगा V²/P। ठीक है, आपका V का मान कितना है, V का मान कितना है 220 वोल्ट, तो इसका स्क्वायर होगा ना, तो 220 स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो 220 अब बटे में कितने वाट का है, इसकी शक्ति कितनी है 200, बटे में कितना 200, यहाँ से 2 से 2 जीरो कट जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ से इसको कटा देंगे तो 11 बार में कट जाएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो 11 दूना के 22 कैरी हुआ 2, और 11 दूना के 22, 22 2 कितना हो जाएगा 22 2 24, यानी इतना ओम का क्या हो जाएगा, पहले बल्ब का प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इस दूसरे बल्ब का निकाल रहे हैं, इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसको R1 मान ले रहे हैं, इसको R2, तो कितना हो जाएगा V²/P, इसी फार्मूले से। इसका भी कितना है 220 वोल्ट ही है, तो 220 वोल्ट गुणे 220 वोल्ट, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा। ठीक है, और P का मान कितना दिया है 100, P का मान कितना दिया है 100, तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा। ठीक है, और 22 का स्क्वायर करना है, क्या करना है 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा 22 गुणे 22 करना है। ठीक है, तो 22 दूना के 44, 22 दूना के 44 कैरी हुआ 4, अब 22 दूना के 44 और 44 4 क्या हो जाएगा 48, यानी 484 ओम, ये दूसरे बल्ब का प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब दोनों बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, दोनों बल्ब का प्रतिरोध R, यानी R टोटल कितना होगा, तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, दोनों को सीधा सीधा आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो R1 का मान कितना है 242 और प्लस R2 का मान कितना है 484, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 8 4 12 को 2 कैरी हुआ 1 और 4 2 6 1 7, यानी कितना हो जाएगा 726 ओम, कितना हो जाएगा 726 ओम। और हमारा V का मान कितना है, ये तो R का मान हो गया, अब V का मान कितना है, कितने वोल्ट सप्लाई से जोड़ना है 220 वोल्ट सप्लाई से आपको क्या करना है जोड़ना है, तो R का मान हो गया, V का मान हो गया, हमें P निकालना है ना, इन दोनों बल्ब द्वारा शक्ति क्षय कितना होगा, तो अब उसी फार्मूले से P बराबर V²/R के फार्मूले से कितना हो जाएगा, V 220 वोल्ट है तो 220 गुणे 220 और बटे में R कितना है तो 726। अब इसी का क्या करिए आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 220 गुणे 220 बटे में 726, इसका आप सोल्यूशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करते हैं। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 66, कितना आ जाएगा 66, और शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, शक्ति का मात्रक वाट होता है तो 66 वाट। ठीक है, 66 वाट या वोल्ट प्रति यदि इसके अनुसार दिया हो, वोल्ट प्रति ओम दिया हो तो उसके अनुसार मानेंगे। ठीक है, तो आपको जो जैसा ऑप्शन में दिया होगा उसके अनुसार मारेंगे, तो वाट में दिया है तो कितना है 66 वाट, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 66 वाट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर सी को क्या कर लीजिए आप लोग टिक कर लीजिए, और इतना आप लोग क्या करिए नोट कर लीजिए, और फिर देखते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या करें इसमें कि समान मात्रा के तांबे के तार से R तथा 2R त्रिज्याओं के 2 तार A तथा B खींचे गए हैं। ठीक है, इन तारों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, A तथा B में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात हमें क्या करना है बताना है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक तार है, यानी 2 तार हैं हमारे। ठीक है, एक R त्रिज्या का है और एक 2R त्रिज्या का, समझिए थोड़ा इससे मोटा है। ठीक है, ये 2 तार हैं, इनको किस क्रम में जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में। इसकी त्रिज्या 2R है और इसकी त्रिज्या R है। ठीक है, इससे आपका ऊष्मा H1 निकलेगा, इससे आपका H2 निकलेगा। ठीक है, इसका प्रतिरोध R1 होगा, इसका प्रतिरोध R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इनके ये तार A है और ये तार हमारा B है। ठीक है, ये तार A है और ये तार हमारा B है, तो कह रहा है इनमें अनुपात क्या होगा,
इनके उष्माओं का यानी H1 असंबंधित H2 का मान क्या होगा, यही हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए आपका फार्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर। तो यहां से हम इसको कांस्टेंट माने तो H प्रोपोर्शनल क्या होगा, R होगा। H प्रोपोर्शनल R होगा। हमने बताया है कि जब समानुपात होता है तो दो निकालते हैं, यानी H1 H2 निकालते हैं तो अनुपात कैसा निकलता है, समान निकलता है। H1 अपान H2 बराबर क्या होता है, ये 1:2 है तो ये भी क्या होगा 1:2, यानी R1 अपान R2। यही व्युत्क्रमानुपात होता है तो क्या होता है, R2 पर चला जाता है 2:1 हो जाता है, 1:2 तो 2:1 हो जाता है। ठीक है, तो ये होगा, बात समझ में आई। यानी जो H1 R1 बराबर क्या होगा, H1 अपान H2 बराबर क्या होगा, R1 अपान R2। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि H1 संबंधे H2 जो बराबर होगा R1 संबंधे R2 होगा। यानी R1 अपान R2, यानी R1 अपान R2 बराबर हम निकाल लें, R1 अपान R2 बराबर हम निकाल ले, जो भी मान निकाल लेंगे वही क्या होगा हमारा उनके द्वारा निकली गई उष्माओं का क्या होगा, अनुपात होगा, क्योंकि इससे यही तो निकलता है। ठीक है, कि जो R1 और R2 का यानी जो प्रतिरोधों का अनुपात होगा वही उष्माओं का अनुपात होगा। ठीक है, चलिए तो इतना आपको समझ में आ गया कि जो R1 और R2 का अनुपात निकलेगा वही हमारी उष्माओं का अनुपात होगा। ठीक है, आपको एक बात दिया कि दोनों की मात्राएं क्या हैं, समान है। दोनों की मात्राएं क्या हैं, समान है। मात्राएं समान है, तो मात्राएं समान होगी तो जो A1 और L1 का गुणा होगा, ठीक है, वो बराबर होगा A2 और L2 के। ठीक है, और आपको पता है कि A बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या होता है, स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना। तो A1 के लिए निकालेंगे तो R1 हो जाएगा और A2 के लिए निकालेंगे तो R2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका पाई R1 का स्क्वायर L1 बराबर क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर इंटू L2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम L1 अपान L2 निकाले, L1 इधर है ही, L2 को इधर लाएंगे तो L1 अपान L2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर बटे में R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर। एक ये अनुपात मिला हमें। ठीक है, एक ये अनुपात मिला, और हमें R1 और R2 का अनुपात निकाल देंगे तो हमें बताया है कि आपका उष्माओं का अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता है कि R बराबर क्या होता है, रो L अपान ए, रो L अपान ए। ऐसी को कुछ और आगे बढ़ाएंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो L अपान पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको कांस्टेंट मान लें। ठीक है, इसको कांस्टेंट मान ली तो कांस्टेंट होता ही है, तो क्या आएगा कि R प्रोपोर्शनल L आएगा और R व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा R स्क्वायर के। ठीक है, R स्क्वायर के। तो हमने यहाँ पे बताया कि यदि समानुपाती होगा, समानुपात में होगा तो जो अनुपात निकालेंगे तो 1:2 का 1:2 निकलता है, समानुपात के लिए 1:2 चलता है, और व्युत्क्रमानुपात के लिए क्या चलेगा 1:2 तो 2:1 चलेगा। ठीक है, तो ये तो समानुपात में है और ये क्या है, व्युत्क्रमानुपात में है। ये क्या है, व्युत्क्रमानुपात में है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R बराबर देखिए R1 अपान R2 निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं, तो R1 अपान R2 करेंगे तो L का क्या होगा, L1 अपान L2, L1 अपान L2। सॉरी यहाँ पे कैपिटल किए हैं तो हम कैपिटल यूज कर रहे हैं। ठीक है, L1 अपान L2। ठीक है, और ये क्या है, इसका निकलेगा व्युत्क्रमानुपात। ये क्या है, व्युत्क्रमानुपात में है, तो इसका 1:2 निकालें तो इसका 2:1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा R2 का स्क्वायर बटे में R1 का स्क्वायर। बात समझ में आई है। चलिए अब यहाँ से हम L1 अपान L2 बराबर निकाल रखें, इसका मान इसमें रख देंगे, तो रखेंगे तो R1 अपान R2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान कितना है, R2 का स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर, R2 अपान R1 का स्क्वायर, और गुणे है किसका फिर, R2 का स्क्वायर और बटे में R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आधार समान है तो कहते हैं घातें जुड़ जाती हैं, तो गुणा करेंगे तो R1 अपान R2 बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 का घात कितना हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी 4 हो जाएगा, अब बटे में R1 का घात 4। ठीक है, और हमें R का मान पता है, R2 बराबर दिया है 2R और R1 बराबर दिया है R, तो यहाँ से मान रख के हम निकाल सकते हैं किसका, R1 और R2 का अनुपात। तो R1 और R2 बराबर कितना हो जाएगा, R2 का मान कितना है 2R, तो 2R का घात कितना हो जाएगा 4, अब बटे में R1 का मान कितना है R, तो इसका घात हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे
तो R1 अपान R2, यही जो अनुपात होगा हमारी उष्माओं का अनुपात होगा। 2 का घात कितना हो जाएगा 4, तो 2 का घात 4 मतलब 16 R का घात 4, अब बटे में R का घात 4 है, यहाँ से R का घात 4 से R का घात 4 कट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा कितना 16 बटा में 1, यानी R1 संबंध R2 बराबर कितना आ जाएगा 16 संबंध 1, कितना हो जाएगा 16 संबंध 1, यानी यहाँ से हम R1 रेशियो R2 बराबर निकाल तो कितना हो जाएगा 16 संबंध 1। यही अनुपात क्या होगा हमारी उष्माओं का अनुपात होगा, क्या होगा उष्माओं का अनुपात होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 16 संबंध 1, 16 संबंध 1 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर डी को क्या करिए आप लोग टिक कर लीजिए और इसको नोट करिए, स्टेप बाय स्टेप जैसे सॉल्व किया गया है वैसे आप लोग क्या करिए नोट कर लीजिए। ठीक है, यदि मात्रा आपकी समान नहीं होती, यानी मात्राओं के बारे में नहीं कहता, तो आप सीधे यहाँ से आपका जो अनुपात है ना इसका, इससे आप सीधे आर का मान निकाल ले, क्योंकि त्रिज्याओं का दिया है तो सीधे हम प्रतिरोध का निकाल सकते थे। ठीक है, एल दिया था तो आपको एल को भी लेना है साथ में, बात समझ में आई है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोग नोट कर लीजिएगा और फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक प्रतिरोध 5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 3 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, यदि विद्युत धारा को 5 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष प्रतिरोध के लिए सही है, किसके लिए प्रतिरोध के लिए। ठीक है, प्रतिरोध के लिए सही है। तो हमारा मान दिया है V का मान दिया है 15 वोल्ट। ठीक है, I का मान दिया है कितना, I का मान दिया है आपका 3 एम्पियर और समय दिया है T बराबर दिया है कितना आपका 5 सेकेंड, कितना दिया है 5 सेकेंड। ठीक है, तो हमें पूछा है प्रतिरोध के लिए कौन सा कथन सही है, प्रतिरोध के लिए। ठीक है, प्रतिरोध के लिए कौन सा कथन सही है। ठीक है, हमें प्रतिरोध का बारे में बताना है। ठीक है, तो यहां से हम देखिए पहले निकालते हैं, हमें आर का मान निकालना है, किसका मान आर का मान। ठीक है, आर का मान निकालना है। ठीक है, तो प्रतिरोध निकालना है आर बराबर, तो वी का मान दिया है आई का मान दिया है, तो आपको पता है ओम का नियम, किसका नियम ओम का नियम। ओम का नियम क्या, उससे क्या पता है कि V बराबर क्या होता है I इंटू आर, तो R बराबर निकालेंगे तो क्या होगा V अपान I, क्या होगा V अपान I। तो यहां से रखिए V का मान कितना है 15 और बटे में I का मान कितना है 3, तो कटाएंगे तो कितना है 3 5 15 यानी 5 ओम। प्रतिरोध कितना होगा 5 ओम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, प्रतिरोध के लिए कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, मैंने पढ़ दिया था सही है, तो प्रतिरोध आपका कितना आया 5 ओम। आपका ऑप्शन देखिए क्या रहा है कि ऊर्जा 75 जूल होगी, शक्ति 45 वाट होगा, प्रवाहित आवेश 15 कूलम होगा और प्रतिरोध 5 ओम होगा। ये क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट किया है, क्वेश्चन में ही आपको ये होना चाहिए कि कौन सा निष्कर्ष सही नहीं होना, सही नहीं है आपका, जो इसमें प्रतिरोध के लिए निष्कर्ष लिया है ये आपको लिखना नहीं चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, बात समझ में आई है, तो आपको ये नहीं लिखना चाहिए, बस इसमें से पूछना चाहिए कि कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है, कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है, हमें ये निकालना। ठीक है, तो हम चलिए ओम के नियम से तो प्रतिरोध का मान निकाल लिए। ठीक है, हम उष्मा का भी मान निकाल लेते हैं, किसका उष्मा का भी मान, किससे H बराबर VI है ना, VIT मान है तो आपका पता ही होता है, H बराबर VIT होता है फार्मूला। V का मान कितना है 15, I का मान कितना है 3 और T का मान कितना है 5। ठीक है, T का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 3 5 15, अब 15 का स्क्वायर पता है आपको कितना होता है 225, तो उष्मा कितनी हो जाएगी 225 जूल, कितना हो जाएगी 225 जूल। और हम निकाल लेते हैं शक्ति, क्या निकाल लेते हैं शक्ति, P बराबर क्या होता है V इंटू आई, फार्मूला होता है V का मान कितना है 15 और I का मान कितना है 3, तो ये यहाँ से हो जाएगा 15 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 15 तिया 45 वाट, कितना हो जाएगा 45 वाट। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं आवेश, क्योंकि देखिए आपका जो ऊर्जा का भी मान दिया है, शक्ति को भी निकाला है, आवेश को भी निकाला है, प्रतिरोध को भी, तो हमें निकालना है कि कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है, ये निकालना है। ठीक है, तो प्रतिरोध हमारा 5 ओम आया, इसमें ऑप्शन में दिया है प्रतिरोध 5 ओम है। शक्ति निकाले 45 वाट आया है, शक्ति इसमें 45 वाट होगी, ये भी दिया है ऑप्शन। ठीक है, उष्मा यानी ऊर्जा निकाले हैं कितना 225 जूल, आपका कितना दिया है ऊर्जा 75 जूल, यानी यही आपका ऑप्शन गलती है। आपका ऑप्शन नंबर ए ही क्या है
गलत है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। लेकिन हम लोग आवेश का भी मान निकाल लेते हैं। Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। देखते हैं इसका भी मान सही है। तो I का मान कितना है 3 और T का मान कितना है 5। तो यहाँ से 3 5 15 कूलाम, कितना हो जाएगा 15 कूलाम। तो यहाँ से आपका आवेश 15 कूलाम आएगा, प्रतिरोध 5 ओम आएगा। ठीक है, और उस शक्ति जो है 45 वाट आएगी। आपका कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा निष्कर्ष आपका सही नहीं है? तो जो उष्मा ऊर्जा का मान निकाले हैं वो 225 जूल आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में आपका दिया है 75 जूल। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है वो क्या है, सही नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, उसको टिक कर लीजिएगा, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट किया गया था। जो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष प्रतिरोध के लिए सही नहीं है, वहां से आपको प्रतिरोध के लिए काटना है। इसमें से बस कह देना है कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, एडिट कर लीजिएगा। बात समझ में आई है? तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और वैल्यू देख लीजिएगा किसका किसका सही आ रहा है, कौन सा मैच कर रहा है। जो मैच नहीं करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जैसे मैंने शुरू में नहीं को छोड़ दिया, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ है, ए, उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और 14 को समझते हैं क्या करे। इसमें करे यदि किसी परिपथ में प्रवाही धारा आई का मान दिया है 10 एम्पियर। ठीक है, आई बराबर कितना हो 10 एम्पियर है, तथा परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम हो। प्रतिरोध कितना है, यानी आर का मान दिया है कितना 10 ओम। ठीक है, 10 ओम हो तो परिपथ में विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। विद्युत शक्ति की गणना कीजिए यानी P का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, P का मान। तो आपको I और R में रिलेशन P का पता होगा। क्या होगा, P बराबर क्या होता है I स्क्वायर R। क्या होता है I स्क्वायर R, यहीं से रख दीजिए। I का मान कितना है 10, तो 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बटे में R कितना है 10। तो यहाँ से करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और गुणे 10। ठीक है, गुणे 10। तो यहाँ से गुणा करेंगे 100 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 11,000। और शक्ति का मात्रा क्या होता है वाट। तो कितना हो जाएगा 1000 वाट। यानी जो विद्युत शक्ति की गणना होगी वो कितनी आ जाएगी 1000 वाट। कितना आ जाएगी 1000 वाट। तो आपका 14 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 1000 वाट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 14 के ऑप्शन नंबर सी को क्या कर लीजिए आप लोग, टिक कर लीजिए। और फिर आगे सॉल्व करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट करिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो क्या करें इसमें कि घरों में प्रयुक्त लाइन के तार होते हैं। ऑप्शन कर रहा है कि दोनों गर्म होते हैं, दोनों ठंडे होते हैं, एक गर्म तथा दूसरा ठंडा, और इनमें से कोई नहीं। तो गर्म ठंडा का आप लोग समझिएगा। जो गर्म का मतलब है, गर्म का मतलब होता है मेन। ठीक है, या आपका जो कह दीजिए फेज। ठीक है, फेज कहिए। और ठंडा का मतलब समझिए, ठीक है, न्यूट्रल। ठीक है, तो हमारी जो लाइन होती है घरों में जो आती है, फेज और न्यूट्रल दोनों आता है ना, फेज और न्यूट्रल दोनों आता है, ना कि फेज आता है ना कि न्यूट्रल। आप फेज लेंगे तो आपको कहीं से ना कहीं से न्यूट्रल लेना पड़ेगा, तभी आपकी युक्तियां जो होंगी काम करेंगी। ठीक है, तो आपके जो घर में लाइट आती है फेज और न्यूट्रल, यानी गर्म और ठंडा दोनों आती है। क्या होती है, गर्म और ठंडा दोनों आती हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एक गर्म तथा दूसरा ठंडा, यानी 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप लोग इसको आगे आप लोग सोल्व करते रहिएगा। ठीक है, और एक दो देख लेते हैं हम लोग सवाल। कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में, 16 में कह रहा है कि मेन स्विच से निकलने वाले तारों को जोड़ा जाता है। ठीक है, मेन स्विच से निकलने वाले तारों को जोड़ा जाता है। तो कह रहा है ए मेन फ्यूज से, बी कह रहा है वाट घंटा मीटर से, युक्ति सी कह रहा है युक्ति से, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको जब भी आपकी जो लाइट आती है उसको सबसे पहले आप जो होता है उसको मेन स्विच से निकालते हैं, तो सबसे पहले किसमें जोड़िए आप लोग, फ्यूज में। फ्यूज के बाद आपको जिसमें जोड़ना है जोड़िए, क्योंकि यदि हाई वोल्टेज आएगा तो आपको, यदि फ्यूज नहीं लगाए रहेंगे तो आपकी क्या होंगी, जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे आपके जल जाएंगे। ठीक है, तो जो मेन फ्यूज होता है, यानी फ्यूज जो लगे होते हैं वो क्या करता है, परिपथ को तोड़ देता है। तो आपको युक्ति और जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको जोड़ने से पहले सबसे पहले किसमें जोड़िए आप लोग, फ्यूज में जोड़िए। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए, फ्यूज। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए को क्या कर लीजिए आप लोग, टिक कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
कह रहा है एक सुरक्षा फ्यूज में तार का तापमान सीधे समानुपाती होता है। तो जो तार का अनुपात होता है, ठीक है, तार का जो अनुपात होता है, तार का जो तापमान होता है, तापमान वह उसकी लंबाई के, ठीक है, लंबाई के क्या होता है, सीधा यानी समानुपाती होता है। लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। जो तार होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है, क्योंकि तार को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो ऊष्मा ज्यादा निकलेगी, और तार के लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम होगा, तो प्रतिरोध का मान कम होगा तो तापमान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो जो तापमान होता है तार का, फ्यूज तार का, उसकी लंबाई के क्या होता है, सीधे अनुपात में होता है, ठीक है। तो फ्यूज तार की लंबाई की यानी 17 का ऑप्शन नंबर का आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई है, लंबाई के क्यों, क्योंकि लंबाई पे क्या निर्भर करता है, आपका प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोध पे ही आपका क्या निर्भर करता है, तापमान। बात समझ में आई है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। आगे सब ऑप्शनल हैं, ये सब आप भी कर चुके होंगे, ठीक है। कह रहा है कि घरों में विद्युत परिपथ में विद्युत यंत्रों को लगाया जाता है। तो हमने बताया कि जो घरों की वायरिंग होती है किस क्रम में होती है, क्रम पूछे तो समांतर क्रम में होती है। किस क्रम में होती है, समांतर क्रम में, ठीक है। यानी जो हम लोग वायरिंग करते हैं घरों की किस क्रम में करते हैं, समांतर क्रम में करते हैं, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, किस में, समांतर क्रम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है, 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी ऑप्शनल है। क्या कर रहा है कि फ्यूज तार के पदार्थ का गलनांक होना चाहिए, फ्यूज तार का जो गलनांक होता है कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि कम होगा तभी तो ज्यादा सप्लाई आएगी, तो वो पिघल के जल्दी से टूट जाएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 19 का कम, ठीक है। वायरिंग के प्रयुक्त कर है, सी कर है, वायरिंग में प्रयुक्त किए गए तार के पदार्थ के बराबर नहीं भाई, क्योंकि उसके बराबर करेंगे तो आपका उसका जो गलनांक होता है तांबे का, फ्यूज तार जो बने होते हैं उससे ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमारा जो फ्यूज तार होता है कम गलनांक का होता है, न कि वायरिंग जो उपयोग करेंगे तार के उसके गलनांक के बराबर, उससे भी कम होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग क्या करिए, बी को टिक कर लीजिए, कम गलनांक के प्रयोग किए जाते हैं। बात समझ में आइए। अगला हम लोग देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन, और इसी के अनुसार इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को, इस वीडियो को स्किप कर देंगे और इसके जो आगे क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में लाल रंग का तार प्रयुक्त होता है। जो हमारा लाल रंग होता है, ठीक है, लाल रंग के जो तार होते हैं वो किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो जो लाल रंग के तार होते हैं वो गर्म मतलब फेज के लिए, ठीक है, गर्म मतलब फेज के लिए। तो जो लाल रंग के तार होते हैं वो फेज के लिए होते हैं। आपके न्यूट्रल के लिए, ठीक है, न्यूट्रल के लिए आपका काला या पीला यूज करते हैं, ठीक है, काला या पीला। और जो आपका अर्थ के लिए यूज करते हैं वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अर्थ के लिए किस कलर के, तो हरा कलर के, हरा रंग के, ठीक है। तो अर्थ के लिए हरा रंग की, और न्यूट्रल के लिए काला, पीला या हल्का गुलाबी भी आ जाता है, या, ठीक है। और जो लाल रंग होता है वो फेज के लिए होता है। तो आप तार के कलर को भी देख के आप पहचान सकते हैं कि वायरिंग में कौन सा फेज है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा अर्थ है, ठीक है। तो आपका लाल जो होता है फेज के लिए, काला पीला जो होते हैं न्यूट्रल के लिए, और ग्रीन किसके लिए आता है, अर्थ के लिए। बात समझ में आई है। तो कह रहा है घरेलू परिपथ में लाल रंग वायर प्रयुक्त होता है, किसके लिए होता है, फेज के लिए, गर्म तार के लिए, ठीक है। तो फेज वायर के लिए, ऑप्शन ए में कह रहा है फेज वायर के लिए, बी कह रहा है न्यूट्रल वायर के लिए। तो लाल रंग किसके लिए होता है, फेज वायर के लिए, ठीक है, किसके लिए, फेज वायर के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है। तो इसी तरह आगे जो क्वेश्चन आएंगे आपके छोटे मोटे ऑप्शनल टाइप के आएंगे, तो आप लोग इसको सॉल्व करते रहिएगा। मुझे उम्मीद भी है कि बहुत लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यदि आपको इतना समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जितने लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। तो चलिए जो इसके बाकी क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।